प्राचीन इतिहास के इस क्लास में हम भारत का एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में भारतीयों का धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि समुद्र यात्रा वर्जित थी, समुद्र यात्रा पाप माना जाता था। तो क्या भारतीयों का बाह्य देशों से संपर्क था ही नहीं? लेकिन ऐसा नहीं था। हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से ही लेकर के, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उस समय मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, बहरीन, ईरान, इन देशों से भारतीय संपर्क लगातार बना हुआ था। यहाँ तक कि मिस्र से संपर्क बना हुआ था, मिस्र के साथ लगातार संपर्क बना हुआ था। तो इसको जो लोथल में गोदीबाड़ा पाया गया है ना, हम जानते हैं कि अरब सागर में हड़प्पाई लोग नौकायन करते थे या जहाजरानी करते थे। तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय लोगों का संपर्क तमाम प्रतिबंधों के बावजूद एशियाई देशों के साथ लगातार बना हुआ था। और विशेषकर धार्मिक प्रसार हुआ प्राचीन भारत में, उसने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और केवल धार्मिक ही नहीं, व्यापारी और विजेताओं ने भी इसमें अपना योग दिया। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर देखा जाए तो वैदेशिक संबंधों में अगर हड़प्पा के बाद की स्थिति देखी जाए तो अशोक का नाम आता है। सांस्कृतिक संबंधों का अगर बात की जाए तो सम्राट अशोक ने ईसा की 3री सदी में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ा बौद्धिस्ट हो गया था बाद में अशोक, और उसने बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। और यही नहीं, उसने जो है इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वैश्विक संबंधों का भी अपना प्रयोग किया और इसको बौद्ध धर्म को एक वैश्विक धर्म बना दिया। एक मानव धर्म बनाया, एक वैश्विक धर्म बनाया, दोनों बनाया। तो इसने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका में कहाँ भेजा था? श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। और हम जानते हैं कि ईसा पूर्व 3री सदी। अब इसका ये हुआ कि यहाँ पर जो ईसा की पहली सदियों तक यहाँ पर बहुत से ब्राह्मी अभिलेख पाए गए। इसके अलावा ईसा की पहली सदी में बर्मा में भी बौद्ध धर्म फैला। कहाँ फैला? बर्मा में बौद्ध धर्म फैला। और यहाँ के लोगों ने श्रीलंका और बर्मा और श्रीलंका के लोगों ने विभिन्न बौद्ध मंदिर बनवाए, मूर्तियाँ बनवाई और पूजा अर्चना इनकी प्रारंभ की। बर्मी लोगों ने थेरवाद को अपनाया बौद्ध धर्म के, और विभिन्न मंदिरों का निर्माण किया, ग्रंथ लिखे। और यहाँ श्रीलंका में जो पाली साहित्य था, बौद्ध पाली साहित्य था, इसको इन्होंने संग्रहित किया और इतनी मात्रा में संग्रहित किया, वो भारत में वो स्थिति नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर बहुत लंबे समय तक, हालांकि भारत में लुप्त हो गया बौद्ध धर्म बाद के समय में, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे समय तक ये बौद्ध धर्म फला फूला। और आज भी बौद्धिस्ट चाहे श्रीलंका हो और या बर्मा हो, बहुत काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर बर्मा में जो क्लैश होता है या जो गृह युद्ध की स्थिति बनती है, उनमें जो सबसे बड़ा जो व्यापक संख्या में नाम आता है वो बौद्धों का नाम आता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इनमें बौद्धों की स्थिति बनी हुई थी। इसके अलावा कनिष्क के समय में अशोक के बाद दूसरा नाम आता है कनिष्क का। ये हम जानते हैं कि इसका राज्यारोहण 78 ईस्वी होता है, 78 ईस्वी। इसने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन भी करवाया था कुंडलवन कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन इसने करवाया था। और इसने भी अशोक की तरह बौद्ध धर्म को अपनाया और बहुत बड़ा धर्म प्रचारक ये भी निकला। इसके समय में इसने अपने धर्म प्रचारक तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान
आज देशों में अपने बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे। और तिब्बत के बाद चीन, और चीन के बाद, चीन से ही बौद्ध धर्म दक्षिण कोरिया और यहाँ पहुँचा। चीन के बाद ये यहीं से कोरिया और जापान भी पहुँचा बौद्ध धर्म। यहाँ भी आज भी ये धर्म फल फूल रहा है। इस तरह से इन शासकों ने जो भारतीय संस्कृत थी, इस धर्म के बहाने भारतीय संस्कृत भी इन देशों में पहुंचा और सांस्कृतिक संपर्कों का जो सिलसिला था वो चलता रहा। हम जानते हैं कि चीन से फाह्यान, 5वीं सदी में फाह्यान और 7वीं सदी में ह्वेनसांग, ये बौद्ध धर्म के खोज के लिए, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इकट्ठा कर ले जाने के लिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की खोज के लिए या भारत आए थे। फाह्यान तो विशुद्ध ये बौद्ध धर्म से प्रेरित था। लेकिन फाह्यान बौद्ध धर्म से प्रेरित था, इसलिए इसने राजनीतिक संबंधों का हवाला नहीं दिया। लेकिन ह्वेनसांग ने राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सबका वर्णन ह्वेनसांग ने किया। इससे भारतीय इतिहास को बहुत सहारा मिलता है, भारतीय इतिहास लेखन को बहुत सहारा मिलता है। इन लोगों ने, ह्वेनसांग जब 5वीं सदी में इंडोनेशिया पहुंचा तो वहाँ देखा बहुत सारे ब्राह्मण पंथ वहाँ फैला हुआ था। तो बौद्ध धर्म ने इन संबंधों को काफ़ी व्यापक तौर पर वहाँ पर फैलाया। और अगर चीन के अलावा अगर बात की जाए मध्य एशिया की, तो चीन के अलावा अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो यहाँ भी ईस्वी सन की प्रारंभ की स्थिति में ही जो बौद्ध धर्म था वो फैला। और यहाँ पर 2 केंद्र बहुत मशहूर थे, उत्तरी अफगानिस्तान में हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के 2 केंद्र हैं, कौन कौन? बेगराम और बामियान। बेगराम और बामियान, यहाँ पर ढेर सारी बौद्ध विहार हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। बहुत सारी मूर्तियाँ पाई गई हैं। बेगराम हाथी दांत की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ जो हाथी दांत के मूर्ति पाए गए उस पर कुषाण कला का स्पष्ट प्रभाव है। विश्व की सबसे बड़ी खड़ी पत्थर को काट कर बनाई जाने वाली बौद्ध मूर्ति बामियान में ही है। बौद्ध मूर्ति जो है विश्व संसार की सबसे बड़ी बौद्ध मूर्ति मानी जाती है। लेकिन प्रथम समय में जब पहला तालिबानी शासन हुआ था, पहले तालिबानी शासन में ही तालिबानियों ने तोप से लगा करके इस मूर्ति को उड़ा दिया था। लेकिन उसके पहले तक ये वहाँ की बामियान की शोभा बढ़ा रही थी। अफगानिस्तान के अलावा अगर देखा जाए तो मध्य एशिया में, अगर मध्य एशिया वाले रूस के भाग को देखा जाए तो वहाँ पर कनिष्क के समय में बहुत सारे बिहार, लिपि, विशेषकर खरोष्ठी लिपि वहाँ फैली और जो कनिष्क के समय में बहुत फेमस थी। और वहाँ पर खरोष्ठी लिपि के बहुत सारे अभिलेख वहाँ पाए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के विभिन्न साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसने भारतीय और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्कों का सहारा लिया। और यही नहीं, अगर इन संबंधों के द्वारा जो भारतीय थे उन लोगों ने चीन से रेशम बनाने की कला सीखी और चीनियों ने भारतीयों से बौद्ध मूर्तियों को बनाने की, मंदिर बनाने की कला यहाँ से सीखी। ये कलाओं, मूर्ति कला का ज्ञान यहाँ से, बौद्ध मूर्ति कला का ज्ञान भारतीयों से प्राप्त किया। अब अगर आगे चलते हैं तो केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, अन्य चीज़ों की बात की जाए, अन्य धर्म की या सांस्कृतिक संपर्कों में, तो अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, एशियाई देशों में दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो वहाँ पर संपर्कों में बौद्ध धर्म, अगर बर्मा को छोड़ दिया जाए तो बौद्ध धर्म फैलाने में सबसे बड़ा हाथ बौद्ध धर्म का नहीं है। अरे बर्मा को छोड़ दिया जाए तो बौद्ध धर्म का हाथ नहीं है, बल्कि ब्राह्मण पंथ का हाथ है। हम अभी बताए हैं कि अगर इंडोनेशिया में जब 5वीं सदी में लौटते समय फाह्यान गया था तो उसने देखा कि वहाँ पर ब्राह्मण पंथ फैला हुआ था। यहाँ पर जो पेगु और मालेमन एक स्थान है, पेगु, बर्मा का पेगु, मालेमन, ये स्वर्ण भूमि कहलाता था उस समय के व्यापारियों के लिए, स्वर्ण भूमि। इसी तरह से इंडोनेशिया का जावा
ये स्वर्णद्वीप, ये नाम ऐसे ही नहीं पड़े थे, क्योंकि व्यापारी भी इनके पीछे पीछे गए थे। व्यापारियों ने, अब इनके नाम से हम देख सकते हैं कि स्वर्णभूमि और स्वर्णद्वीप, यानी ये व्यापारी निश्चित तौर पर यहाँ स्वर्ण की खोज में गए थे। और इन लोगों ने यहाँ पर, अगर हम यहाँ से मैप से देखने की स्थिति देखें तो म्यांमार यहाँ है, थाईलैंड है, इसके बाद ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन तीनों से हमारा संबंध। इसके बाद जावा, लगभग इंडोनेशिया की बात करें, अगर व्यापारिक संपर्कों की बात करें, तो लगभग ईस्वी की शुरुआती सदियों में यहाँ भारतीय बस्तियाँ बसनी शुरू हो गई थी। इन क्षेत्रों में भारतीय बस्तियाँ बसनी शुरू हो गई थी। अगर बर्मा में शुरुआती में, और यहीं से संपर्क होते होते इन क्षेत्रों में जावा, कंबोडिया, वियतनाम आदि क्षेत्रों में भी भारतीय बस्तियाँ बसनी शुरू हो गई थी। और पल्लवों ने 5वीं सदी में वहाँ पर राज्य श्रीविजय नामक राज्य स्थापित किया। पल्लवों ने 5वीं सदी में यहाँ पर श्रीविजय, इनमें लगभग यही क्षेत्र शामिल थे। श्रीविजय साम्राज्य स्थापित होने के कारण दक्षिण भारत का संपर्क लगातार यहाँ से बना रहा और यहाँ पर संस्कृत का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। इसमें अगर बात की जाए इंडोचीन में जो देश थे, इंडोचीन में है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, लाओस और कंपूचिया। इनमें कंपूचिया में अगर देखा जाए तो कंपूचिया में 6ठी शताब्दी में राज्य स्थापित हुआ। कंपूचिया या आज का कंबोडिया, यहाँ 6ठी सदी में भारतीयों ने वहाँ राज्य स्थापित किया और वो शैव धर्म का राज्य था, शैव धर्म का अनुयायी था। उसने अपनी भाषा, अपनी राजकीय भाषा संस्कृत बनाया और यहाँ पर संस्कृत के अभिलेख बहुत सारे पाए गए हैं। हम देखते हैं कि जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, देव मंदिर है, हिंदू धर्म से संबंधित जो मंदिर है वो भारत में नहीं है, बल्कि कहाँ है, अंकोर वाट में, वो कंबोडिया में ही है। अंकोर वाट का मंदिर इसी समय 8वीं सदी में बनवाया गया, इन्हीं राज्यों के वंशजों द्वारा बनवाया गया कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। इसी तरह से चंपा का जो क्षेत्र था उसमें उत्तरी वियतनाम का सीमावर्ती भाग और दक्षिणी वियतनाम, ये दोनों क्षेत्र, यानी ये जो कंबोडिया पीला वाला भाग दिखाई पड़ रहा है ये तो था कंपूचिया, यहाँ पर अंकोर वाट है। और जो वियतनाम है, यहाँ से उत्तरी वियतनाम और नीचे वाला पूरा क्षेत्र लेकर के ये साम्राज्य जो है चंपा के नाम से फेमस था। ये कंबोडिया के साइड में देख लीजिए आप यहाँ से, और यहाँ आधे तक का क्षेत्र वियतनाम का ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी के आधे से नीचे का क्षेत्र जो है ये चंपा के नाम से फेमस था। चंपा का राज्य सीमावर्ती, उत्तरी वियतनाम का सीमावर्ती और दक्षिणी वियतनाम ये था चंपा। यहाँ पर भी 7वीं सदी में, 6ठी-7वीं सदी में शैव राज्य स्थापित हुआ। ये भी शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने भी अपनी भाषा को, संस्कृत इनकी राजभाषा थी, और यहाँ पर भी ढेर सारे अभिलेख पाए गए हैं। जो अभिलेख इन लोगों को पाए गए हैं वो संस्कृत के ही अभिलेख पाए गए हैं। इसके अलावा ब्राह्मण जो 5वीं शताब्दी में इंडोचीन में, यहाँ पर जावा और इंडोनेशिया के क्षेत्रों में जो भारतीय बस्तियाँ बसी, व्यापारी गए बसे, यहाँ पर भी भारतीय राज्य का प्रभाव था। और यहाँ पर रामायण इतना यहाँ का जो
रामायण और यहाँ भाषा इंडोनेशिया, अगर बात करें भाषा, यहाँ की भाषा इंडोनेशिया की भाषा इंडोनेशिया है, उसमें संस्कृत के सैकड़ों हजारों शब्द मिल जाएंगे। और यहाँ का रामायण, यहाँ पर रामायण इतना पॉपुलर है कि लोग वहाँ पर लोक नाट्य खेलते हैं। हम जानते हैं कि अगर भारत में अगर इस तरह कल्चरल प्रोग्राम होता तो अक्सर वहाँ से इंडोनेशियाई रामायण की जो लोक नाट्य कंपनियाँ हैं वो आती हैं यहाँ पर, उसका परफॉर्मेंस करती हैं। वहाँ के इतने इस प्रचलन को बताता है कि रामायण वहाँ पर कितना फेमस था। इस तरह से देखते हैं कि भारतीय जो संपर्क है वो लगातार बना हुआ था और सांस्कृतिक संपर्क उन लोगों से लगातार बना हुआ था। इस तरह से मूर्तियों के निर्माण की कला जो थी, जैसे चाहे थाईलैंड में बौद्ध मुंड हो या इंडोनेशिया में पाया गया बुद्ध मुंड हो, जावा में या बर्मा में बौद्ध मूर्तियां पाई गई हों, जो उनमें जो एक भारतीय टच है, कह सकते हैं भारतीय आत्मा है, और वहाँ का सांस्कृतिक जो वहाँ की मूल शैली है मूर्ति निर्माण की और भारतीय जो आत्मा है, इन दोनों के सम्मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ। इन क्षेत्रों में भी, जैसे भारत के क्षेत्रों में जो विदेशी आए वो पूरी तरह से भारत को चेंज नहीं कर पाए। भारत अपनी आत्मा संजोए रखा और एक नया व्यक्तित्व उभर करके सामने आया संस्कृति का। इसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया में भी भारतीयों के लगातार प्रभाव के बाद भी स्थानीय संस्कृत से उनका सम्मिश्रण हुआ, एक अलग तरह की ऊर्जा के साथ एक नई संस्कृति का विकास हुआ। अभी अभी हम श्रीलंका में अगर मूर्तिकला को, चित्रकला को देखें या यहाँ पर चित्रकला को देखें, इंडोनेशिया में चित्रकला को देखें, तो वो अजंता की चित्रकला से किसी भी तरह से पीछे नहीं है और उन पर भारतीय और दोनों के सांस्कृतिक प्रभाव बने हुए हैं। भारत ने अगर इंडोनेशिया से पान की बेल लगाना सीखा, इसके अलावा चीन से रेशम उत्पादन सीखा और विभिन्न देशों से अन्य उपादान लिए, रोम से सिक्का ढालना सीखा। इसी तरह से लोगों ने बाहर के लोगों ने भारतीय संस्कृति से बहुत सारा कुछ लिया और एक नई संस्कृति का, एक नया संस्कृति, एक विदेश और भारतीय मिल करके एक इंडो चाइना संस्कृति कह सकते हैं, एक अलग संस्कृति वहाँ पर डेवलप हुई और आज भी उसी रूप में आगे बढ़ रही है। जैसे भारत में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गईं और एक नए कलेवर के साथ आगे चली और जिनका आज उनको अलग करना मुश्किल है, उसी तरह से उन देशों में भी आज उन संस्कृतियों को अलग करना मुश्किल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।